कभी सोचा है कि केमिस्ट की दुकान पर मिलने वाली हर दवा के पीछे की असली कहानी क्या है? वो हम तक पहुंचती कैसे है? आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, सुरक्षा और इंसानी हिम्मत से बुनी गई है। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर कोई कैसे तय करता है कि लैब में बनी कोई नई चीज हमारे लिए सेफ भी है और असरदार भी। इसी एक सवाल का जवाब है क्लिनिकल ट्रायल्स, और आज हम इसी प्रक्रिया की हर परत को खोलकर देखेंगे। इस सफर को समझने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, देखेंगे कि रिसर्च का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, फिर जानेंगे कि वैज्ञानिक एक सटीक टेस्ट कैसे डिजाइन करते हैं और ये कैसे पक्का करते हैं कि नतीजे पूरी तरह निष्पक्ष हों। इसके बाद हम लैब से फार्मेसी तक की पूरी जर्नी को फॉलो करेंगे, और सबसे जरूरी बात, हम उन लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। किसी भी ट्रायल के शुरू होने से पहले एक बहुत ही मजबूत नींव रखी जाती है। ये सिर्फ एक अचानक आए आइडिया से नहीं, बल्कि एक पूरी तरह सोची समझी योजना से शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये सबसे बड़ा कैनवस है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। वैज्ञानिक लैब में सेल्स को स्टडी कर रहे हैं या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीमारी कैसे काम करती है। यहीं से बिल्कुल बेसिक लेवल पर साइंस की खोज शुरू होती है। अब हम इस बड़े कैनवस पर थोड़ा जूम इन करते हैं। लैब की खोजों से हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल रिसर्च की तरफ। ये वो स्टेज है जहां पहली बार इंसानों को शामिल किया जाता है। यहां ये देखा जाता है कि जो थ्योरी लैब में काम कर रही थी, क्या वो असल में लोगों की मदद कर सकती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्लिनिकल ट्रायल। ये क्लिनिकल रिसर्च का सबसे सटीक और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसे बहुत ध्यान से डिजाइन किया जाता है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कोई नई दवा या इलाज सेफ है भी या नहीं और असरदार है भी या नहीं। अच्छा, अब सवाल यह है कि लैब में हुई एक कमाल की खोज आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचती कैसे है। इसका जवाब है ट्रांसलेशनल रिसर्च। ये एक पुल की तरह काम करती है जो लैब की बेंच पर हुई खोज को मरीज के बेड साइड तक लाती है, फिर यह साबित करती है कि वो वाकई काम करती है, उसे रोजमर्रा की मेडिकल प्रैक्टिस में शामिल करती है, और आखिर में ये देखती है कि इसका पूरी आबादी की सेहत पर क्या असर पड़ा। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए एक अच्छा आर्किटेक्चरल प्लान चाहिए, ठीक वैसे ही एक भरोसेमंद क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक सटीक डिजाइन की जरूरत होती है, और हर सवाल के लिए एक अलग तरह का डिजाइन इस्तेमाल होता है। मोटी तौर पर इसे समझने के दो मेन तरीके हैं। एक है इंटरवेंशनल स्टडी, जहां रिसर्चर, आप कह सकते हैं, ड्राइवर सीट पर है। वो एक ग्रुप को नई दवा देता है और दूसरे को नहीं, ताकि असर देख सके। दूसरी तरफ है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जहां रिसर्चर बस दूर से देखते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं बिना किसी दखल के। पहला कारण और प्रभाव बता सकता है, जबकि दूसरा सिर्फ एक कनेक्शन या जुड़ाव दिखा सकता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। एफिकेसी का मतलब है क्या दवा एकदम परफेक्ट कंट्रोल्ड माहौल में काम करती है, मतलब सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा हो, और इफेक्टिवनेस का मतलब है क्या वही दवा असली दुनिया में भी काम करेगी, जहां लोग अपनी दवा लेना भूल सकते हैं या उन्हें और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए, डिजाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर नतीजों में गड़बड़ हो जाए या कोई भेदभाव हो तो सब बेकार। इसीलिए वैज्ञानिक नतीजों को किसी भी तरह की गलती या बायस से बचाने के लिए कुछ बहुत स्मार्ट नियम अपनाते हैं। इसका सबसे मजबूत हथियार है रैंडमाइजेशन, मतलब ये पूरी तरह से किस्मत पर छोड़ दिया जाता है कि किसे नई दवा मिलेगी और किसे नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिक्का उछालना। इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों ग्रुप्स शुरू से ही हर मामले में एक जैसे हों और नतीजों में कोई हेरफेर ना हो। ब्लाइंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, अगर किसी को पता हो कि उसे असली दवा मिल रही है, तो उसकी उम्मीदें ही नतीजों को बदल सकती हैं। इसीलिए अक्सर ना तो मरीज को, ना डॉक्टर को, और ना ही डेटा देखने वाले को पता होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट किसे दिया जा रहा है। इसे ही डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। अक्सर लोग इन दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इनमें एक साफ फर्क है। एलोकेशन कंसीलमेंट होता है मरीज के ग्रुप में शामिल होने से पहले। यह पक्का करता है कि किसी को पहले से पता ना चले कि अगले मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट मिलेगा।
जबकि ब्लाइंडिंग मरीज के ग्रुप में शामिल होने के बाद काम करती है, ताकि इलाज के दौरान कोई भेदभाव ना हो। तो चलिए अब उस पूरी यात्रा पर चलते हैं जिससे गुजरकर एक दवा लैब से निकलकर हम तक पहुंचती है। ये यात्रा आमतौर पर 4 बड़े चरणों में बटी होती है। ये इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। सफर शुरू होता है प्री क्लिनिकल स्टेज से, यानी लैब और जानवरों पर होने वाले टेस्ट से। अगर यहाँ दवा सुरक्षित लगती है तो आता है फेज 1। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहाँ 20 से 100 स्वस्थ लोगों पर सिर्फ ये परखा जाता है कि दवा इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, और उसकी सही डोज क्या है। फेज 2 में पहली बार मरीजों पर इसका असर देखा जाता है, जिसमें लगभग 100 से 300 लोग शामिल होते हैं। अगर यहां भी नतीजे अच्छे रहे तो आता है सबसे बड़ा और आखिरी एग्जाम, फेज 3। इसमें हजारों मरीजों को शामिल किया जाता है ताकि पक्के तौर पर पता चल सके कि दवा बड़े पैमाने पर असरदार और सुरक्षित है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। दवा के बाजार में आने के बाद भी फेज 4 में सालों तक उस पर नजर रखी जाती है। जब नतीजों को एनालाइज करने की बारी आती है तो एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, इंटेंशन टू ट्रीट। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने ट्रायल शुरू किया था, उनका डेटा उसी ग्रुप में गिना जाएगा जिसमें उन्हें शुरू में रखा गया था, भले ही उन्होंने बाद में दवा लेना छोड़ ही क्यों ना दिया हो। इससे हमें असल दुनिया की ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। और नतीजों को समझने का एक बहुत सीधा सादा तरीका है, NNT या नंबर नीडेड टू ट्रीट। ये बस ये बताता है कि दवा कितनी असरदार है। जैसे अगर NNT 5 है तो इसका मतलब है कि 5 लोगों का इलाज करने पर एक व्यक्ति को फायदा होगा। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है, और वो है नैतिकता। किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में साइंस से भी ऊपर है उन इंसानी स्वयंसेवकों की सुरक्षा, भलाई और उनके अधिकार, जो विज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मॉडर्न रिसर्च की नैतिक बुनियाद इन 3 सुनहरे सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, व्यक्तियों का सम्मान, यानी हर किसी को अपना फैसला लेने का हक है। दूसरा, परोपकार, यानी फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और नुकसान कम से कम। और तीसरा, न्याय, यानी रिसर्च का फायदा और जोखिम समाज में बराबर बटें। इसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये बस एक फॉर्म पर साइन करना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जिसमें प्रतिभागी को ट्रायल के बारे में सब कुछ समझाया जाता है, फायदे, जोखिम, प्रक्रिया, और ये उनका अधिकार है कि वो कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसे IRB या एथिक्स कमिटी कहते हैं। ये रिसर्च टीम से बिल्कुल अलग होती है और इसका एकमात्र काम है प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा करना। आप इन्हें पार्टिसिपेंट्स का गार्डियन या रखवाला समझ सकते हैं। तो अगली बार जब कोई दवा हाथ में हो तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक गोली नहीं है, वो एक लंबी, मुश्किल और बहुत ही सख्त नैतिक और वैज्ञानिक यात्रा का नतीजा है जिसे भरोसेमंद सबूत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जाते जाते एक सवाल, आज जब टेक्नोलॉजी हमें घर बैठे ट्रायल्स में हिस्सा लेने की सुविधा दे रही है और AI पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट ट्रायल बनाने में मदद कर रहा है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आने वाले कल के क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे दिखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में मेडिकल साइंस का भविष्य तय करेगा।